decrease in the depreciation. value of the decrease in the value of fixed assets. Right. Depreciation का मतलब होता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। डिक्रीज के रीजंस क्या होते हैं? वैल्यू डिक्रीज होने के रीजंस। हेलो। So हाँ जी। डेप्रिसिएशन के रीजंस। सर जैसे हमने अभी कार परचेज करी, तो जैसे वो 2 साल बाद की जो कार की वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी। हाँ, वो क्यों होगी? सर क्योंकि मतलब जो की कार की लाइफ है वो कम हो जाएगी, मतलब कि वो खराब होने लग जाएगी, थोड़ी वो यूज होगी। हाँ जी। देखो सबसे सर वॉर्न इम्पोर्टेंट, आउट। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट रीजन होता है वियर एंड टीयर। ठीक है। अगर आपने किसी भी मशीनरी को कुछ टाइम यूज किया तो यूज करने से वो चीज पुरानी होती चली जाती है। अब हम कोई मशीन लेंगे तो उसको बॉक्स में तो नहीं रखेंगे ना, उसको खोलकर यूज करेंगे ना। यूज करेंगे तो वो वियर एंड टीयर से उसकी वो चीज पुरानी हो जाएगी, और पुरानी चीज की वैल्यू कम हो जाती है। अब कितनी कम होती है वो तो डिपेंड करता है। एक रीजन होता है किसी वजह से उस मशीनरी का कोई एक्सीडेंटल लॉस हो गया, जैसे मान लो मशीन डैमेज हो गई। और एक रीजन हो सकता है टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। तो पुरानी, अब आज की डेट में कोई पुराना मोबाइल लेगा, उसके अंदर 2 GB की रैम होगी, तो उसको क्या मिलेगा? अब बंदे कहते हैं यार 8 GB की रैम वाले फोन आ गए हैं, अब तुम 2 GB के जमाने में कहाँ हो? तो उसको लगा टेक्नोलॉजी में इतना चेंज आ गया तो उसकी वैल्यू तो वैसे ही कम हो गई। फिर चेंज इन फैशन या कुछ इस टाइप का कि भाई लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, तो चाहे वो चीज अच्छी हो, लेकिन अगर लोगों का टेस्ट चेंज हो जाता है तो उस चीज को लोग पसंद करना बंद कर देते हैं, तो उसकी कीमत गिर जाती है, मतलब लोग उसको खरीदते नहीं है फिर। तो देयर कैन बी मैनी रीजंस। मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सब थ्योरी का पार्ट है, और जिनके ये पेपर में आना है उनके एमसीक्यूज में ये चीजें जरूर आएंगी। ये मैंने थ्योरी दी हुई है कहीं ना कहीं अपने असाइनमेंट में, लेकिन फिलहाल आप लोगों से डिस्कस कर रहा था। अब मान लो कि मैंने एक मशीनरी खरीदी फॉर 1 लाख रुपीज। मैंने मशीनरी खरीदी फॉर 1 लाख रुपीज। ठीक है। एंड लेट अस एज्यूम कि मैंने खरीदी 1 जनवरी 2014 को। 1 जनवरी 2014 को। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन
एज्यूम कर लेता हूं 10%। 10% डेप्रीसिएशन का रेट 10% का मतलब है कि हमने मार्केट में देखा है कि जो हमने मशीनरी खरीदी है उसकी वैल्यू हर साल 10-10% कम होती चली जाती है। 10% पर ईयर उसकी वैल्यू डेप्रीशिएट होती चली जाती है। ये कोई रूल नहीं है कि 10% ही होगी। मान लो मशीनरी मेरे से टूट गई, मान लो मेरे से मशीनरी टूट गई या मशीनरी डैमेज हो गई, तो हो सकता है उसकी सीधी एक झटके में 30% वैल्यू कम हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, आप सब लोगों के पास मोबाइल है ना? यस सर। उस मोबाइल को आपने मान लो 40,000 में खरीदा 4 महीने पहले, आज आप उसे बेचना चाहोगे तो वो कितने का बिकेगा? अराउंड 30 to 35। मान लो 30,000 का, मैं मान लेता हूं कि आपने 40 का खरीदा, अब आज की डेट में वो 30 का बिक रहा है, ठीक है? और यस सर। गलती से आपसे उसकी स्क्रीन टूट गई, गिर के ना उसकी स्क्रीन क्रैक हो गई आज ही, जब आपको किसी ने बोला 30,000 में ले लूंगा और आप उसे देने जा रहे थे और गिर के स्क्रीन टूट गई, तब वो कितने का लेगा? अप्रॉक्स 25 या 20। यानी कि अचानक से उसकी 1 घंटे के अंदर वैल्यू कम हो गई ना। क्यों? एक्सीडेंटल की वजह से। यानी कि उसको डैमेज पहुंचा, उसकी स्क्रीन डैमेज हो गई, उसकी वजह से उसकी वैल्यू अचानक से और ज्यादा कम हो गई। तो यानी कि डेप्रिसिएशन जो है ना, वो हम एक एस्टिमेटेड रेट पर कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एक्चुअली तभी पता चलता है जब हम उसे बेचेंगे। उस वक्त उसकी क्या कंडीशन है उस पे उसकी एक्चुअल वैल्यू डिपेंड करती है, पर हम अंदाजे से एक वैल्यू या मार्केट रेट पे देख लेते हैं कि 10-10% वैल्यू हर साल कम करते जाते हैं, और जब हम एक्चुअली बेचते हैं तो उसकी असल वैल्यू जो मिलती है, हो सकता है हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू से ज्यादा कम मिले या फिर थोड़ी बेटर मिल जाए। मतलब हमने सोचा था कि ज्यादा कम मिलेगी लेकिन मिली थोड़ी बेटर। तो एनीथिंग कैन हैपन, ठीक है? अभी हम लोग यहाँ पर हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि एक असेट की वैल्यू को अगर हम अपने अंदाजे से डेप्रिशिएट करते हैं, तो वो जब डेप्रिशिएट करते जाएंगे तो जब हम उसे बेचेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा, ये सब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो अभी मैं एज्यूम कर लेता हूं, मैंने एक मशीनरी बाय करी 1 लाख रुपए की ऑन 1 जनवरी 2014, और उसका मैंने अब एक एस्टिमेटेड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सोच लिया 10%। तो 2014 में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा इसके ऊपर? 10,000। कितना? 10,000। 10,000 कैसे निकाला? सर 1 लाख का 10%। होगा। यानी कि जो मैंने 1 लाख उसकी वैल्यू ली, उसका 10% आपने कैलकुलेट कर लिया, और वो 10,000 रुपए आपने इसमें से माइनस करके उसकी वैल्यू निकाल ली 90,000 रुपए। इसका मतलब है 31 दिसंबर 2014 को मैंने एक एस्टिमेट लगा लिया कि उसकी वैल्यू 90,000 रह गई। मतलब 1 साल बाद उसकी वैल्यू 90,000 हो गई, मैंने अपनी एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली है, ठीक है? इतनी बात यस समझ में आ गई सबको? यस सर। यस यस सर। अभी 2015 में उसकी वैल्यू मतलब और कम हो जाएगी, तो 31 दिसंबर 2015 को उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए? 80,000। 80,000।
10,000 और कम कर ली तो 80,000। ठीक है, फिर 2016 में भी मैंने उसको यूज करता रहा पूरे साल, तो 31 दिसंबर 2016 को उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी? 70,000। 70,000। 70,000। एंड सो ऑन। ठीक है, यस सर। यस सर। लेकिन अगर आप इस तरह से 10,000 घटाते रहे तो आफ्टर 10 ईयर्स उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी? 0। 0। पर रियल लाइफ में अगर हम कबाड़ी को बेचते हैं, उस मशीनरी को कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, तो वो वेट के हिसाब से मुझे उसके 3-4 हजार 5,000 तो दे ही जाएगा। सर वो रीयूज हो जाएगी इसलिए 0 नहीं हो सकती। नहीं, मेरी बुक्स के सर हिसाब, वो तो उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी ना। हाँ मैं वही कहना चाह रहा हूं कि मेरी बुक्स के हिसाब से तो उसकी वैल्यू नील हो चुकी है। मैं यूज चाहे उसको 20 साल करता रहूं, उसको छोड़ दो आप। बुक्स के हिसाब से मतलब मैं अपनी बुक्स में उसकी वैल्यू को नील कर चुका हूं, यानी कि मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना मैं Yes, क्या कह sir. रहा हूं? मेरी बुक्स के हिसाब से उसकी वैल्यू नील हो गई है, लेकिन एक्चुअल में मैं उस मशीन को रिपेयर करा करा के सालों साल यूज कर सकता हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप समझ रहे हो ना मैं जो कहना चाह रहा हूं? रियल लाइफ के अंदर ऐसा कोई करता नहीं है। अब आप एसी का एग्जांपल ले लो, हमारे घरों के अंदर हम एसी लगाते हैं। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आपने कई लोगों के घरों के अंदर देखा होगा, ये 15-15 साल पुराने एसी लगे हुए हैं, Yes, वो sir. ज्यादा हवा भी नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी लोग रगड़ रहे हैं उसको कि हाँ भाई जब तक बिल्कुल बिल्कुल ही डेड नहीं हो जाएगा ना तब तक चलाता रहूंगा। ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार अब इसको बेच के नया ले लेता हूं, तो मैं इसको कोई इंसान तो खरीदेगा नहीं, मतलब इंसान से मेरा मतलब कोई यूज करने के लिए तो खरीदेगा नहीं, तो इसको हम लोग कबाड़ी वाले को देते हैं। तो कबाड़ी वाला जब उसकी कोई वैल्यू लगाता है तो उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू यानी कि वो स्क्रैप में बिकेगा, स्क्रैप में, मतलब कबाड़ी के भाव, मतलब कबाड़ी वाला उसका भाव लगाएगा तो वो उसको लोहे के भाव ले लेगा कि भाई ये लोहे में बिक जाएगा, और इसको मेल्ट करके इसको कोई और शेप दे दी जाएगी बाद में। समझ रहे हो ना? मतलब यस सर। ये एक तरह से हमारे लिए स्क्रैप है, उसकी एक वैल्यू लगा दी कबाड़ी वाले ने, हमने उसकी वैल्यू वो ले ली उससे, और बाद में नया एसी ले लिया। इस केस में मैं कहूंगा नई मशीनरी ले ली। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि मैंने 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, तो उसको मैं कितने भी साल यूज करके बेचूं, लेकिन क्या उसकी वैल्यू नील होगी? क्या उसकी वैल्यू नील होगी कभी? नो सर। नो सर। यानी कि कुछ Yes, तो sir. वैल्यू होगी ना। यस सर। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने यहां पे लिखा हुआ है एक ऑप्शन ए और एक ऑप्शन बी। अब मैंने 1 लाख रुपए की एक मशीनरी खरीदी, मैंने कहा कि मैं 10% डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, तो आपने 1 लाख का 10% लगाया, 10,000 रुपए, वैल्यू कितनी आ गई? 90,000। ठीक है, Yes. Yes. मैंने फिर से डेप्रिसिएशन लगाया 10,000, वैल्यू कितनी आ गई? 80,000. 80,000।
मैंने फिर से डेप्रिसिएशन लगाया, वैल्यू कितनी आ गई? 70,000, 70,000, फिर से लगाया, वैल्यू कितनी आ गई? 60,000. 60,000. एंड सो ऑन। अभी एक तरीका ये होता है कि मैंने डेप्रिसिएशन लगाया 10,000, वैल्यू कितनी आ गई? 90,000। तो नेक्स्ट ईयर मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा सर मैं यही पूछने वाला था, 90,000 नहीं लगा सकते? नहीं लगा आप सकते पीछे हैं, लिख रहे थे। लगा सकते हैं। उसकी वैल्यू रह गई 81,000। फिर Yes, sir. अगली बार मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 81,000 का 10%, यानी कि कितना डेप्रिसिएशन हो गया? 8100। तो उसकी वैल्यू रह गई 72,900। Yes, sir. अगली बारी मैं 72,900 का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, तो जो भी उसकी वैल्यू आएगी। इन दोनों मेथड्स का जो सबसे मेजर डिफरेंस है, दोनों ऑप्शंस का, वो ये कि इस मेथड में एक दिन वैल्यू नील हो जाएगी, लेकिन इस मेथड में इसकी वैल्यू कभी नील नहीं होगी, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन कम होता जा रहा है। तो ये इसकी वैल्यू को जीरो नहीं होने देगा कभी भी। समझ रहे हो बात? Yes, sir. Yes. तो दोनों मेथड है अपनी जगह, ऑप्शन ए भी, ऑप्शन बी भी। ये दोनों के दोनों रियल लाइफ में यूज किए जाते हैं, और ये दोनों के दोनों बहुत पॉपुलर मेथड्स हैं। फर्स्ट वाले मेथड में एक दिन असेट की वैल्यू जाके जीरो हो जाती है बुक्स में, सेकंड वाले मेथड में उसकी वैल्यू जीरो नहीं होती। ये बात समझ में आई? Yes. Yes, sir. सर हाँ जी बोलो, मैं वेट कर रहा था कि सर कोई। फिर जो सारे हाँ बोलो बोलो। सर जो फिर सारे बिजनेसमैन है वो तो फिर ये बी यूज करते होंगे ऑप्शन, उनकी वैल्यू की ऐसे कमी ना हो, कभी कोई ऑप्शन एक यूज करेगा। सारे ऑप्शन ए यूज करते हैं। सर क्यों? देखो, एक टर्म यूज कर रहा हूं, बहुत बार यूज किया है पहले। इनकम टैक्स। जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस जो है वो इनकम जनरेट करता है, तो गवर्नमेंट उस इनकम पे टैक्स लेती है ना हमसे। यस सर। अगर मैं कमाऊंगा तो गवर्नमेंट मेरे से टैक्स लेगी ना। यस सर। तो गवर्नमेंट कहती है कि ये जो आपका डेप्रिसिएशन है ना 10,000 रुपए, इसको ना आप अपना एक लॉस शो कर सकते हो बुक्स में, कि भाई इतनी वैल्यू कम हो गई, तो मेरी इतनी वैल्यू कम होने से मेरे को लॉस हो गया तो मेरी इनकम घट गई। आप समझ रहे हो मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूं? भाई मैंने जितने भी पैसे कमाए, मैं उसमें से 10,000 का घाटा दिखा सकता हूं। देखो, मशीन तो मैं खरीद चुका,
इसका मतलब है 1 लाख रुपए तो मैंने खर्च दिए ना। यस सर। अब मैं उसको उसका 10,000 का डेप्रिसिएशन ना अपनी बुक्स में एज अ लॉस दिखा दूंगा, और उसकी वजह से मेरी इनकम जो है वो कम हो जाएगी 10,000 से, और उस पे मुझे कम टैक्स देना पड़ेगा। समझे? ये गवर्नमेंट मुझे अलाउ करती है ये करना। बात समझ में आई? सर। यस सर। अगर मैं अगले साल भी 10,000 का लॉस दिखाऊंगा तो टैक्स कम कम देना पड़ेगा। अगर उससे अगले साल भी 10,000 का लॉस दिखाऊंगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने पहले साल 10,000 का लॉस दिखा के अगले साल 9,000 का लॉस दिखाया तो टैक्स इंक्रीज हो हल्का जाएगा टैक्स पहले ज्यादा से। होगा। थोड़ा सा टैक्स ज्यादा बनेगा, राइट? यस सर। सब लोग एग्री हैं इस बात को? मतलब बात समझ में आ रही है ना आपको? यस Yes. सर। तो बेसिकली गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है, तो ये डिपेंड करता है हमारे सीए के ऊपर कि हमारा सीए किस मेथड से हमारी बुक्स के अंदर डेप्रिसिएशन को दिखाता है, ताकि वो हमारी एक फाइनल नेट इनकम कैसे निकालता है। तो अलाउड दोनों मेथड है, मतलब गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है तो हम लोग जितना गवर्नमेंट अलाउ करती है उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहते हैं। अभी आप में से कुछ लोग अगर सीए करोगे तो आपको हर चीज सिखाई जाएगी कि गवर्नमेंट क्या अलाउ करती है क्या नहीं, किस तरीके से टैक्स बचाए जा सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? तो यस सर। ये सब फ्यूचर की बात है। जो लोग सीए नहीं करते वो सीए को हायर करते हैं, यानी कि एक सिंपल सी बात है, आप सीए करो या आप सीए ना करो, एक ना एक दिन सीए को तो आपको हायर करना ही पड़ेगा। खुद सीए करोगे तो आप किसी के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होगे, और अगर आप खुद बिजनेसमैन बन गए तो आप किसी सीए को हायर करोगे, उसकी सर्विसेज लेकर उससे ये सब करवा रहे होगे, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि हर बिजनेसमैन एक एक जिसे कहते हैं ना कि एक प्रॉपर सीए से ही अपने अकाउंट्स मेंटेन करवाए। ठीक है? यस सर। तो बेसिकली मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये जो दोनों मेथड्स हैं, ये दोनों मेथड्स के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। इन दोनों मेथड्स को मैं आपको बुक्स में कैसे शो करना है, कैसे क्या दिखाना है, वो सब बताऊंगा। मेथड दोनों में से कोई गलत नहीं है। अगर किसी में कम डेप्रिसिएशन लग रहा है, किसी में ज्यादा, तो उसका बस थोड़ा सा टैक्स एडजस्टमेंट होता है, लेकिन जो आप फॉलो करोगे वो फॉलो होगा। गलत दोनों में से कुछ नहीं है। आपको मैं जब एक क्वेश्चन दूंगा तो उसमें क्वेश्चन मेंशन करेगा कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस Yes, सर। sir. तो अब इतनी सारी डिस्कशन के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन दोनों मेथड्स के नाम क्या है, और इन दोनों मेथड्स के 3-3 नाम हैं। मतलब एक ही मेथड को 3 नामों से बोला जा सकता है। जो मैंने ऑप्शन ए बताई आपको, इसको एक नाम दिया जाता है क्या नाम लिखा मैंने इसका? सर Fixed इंस्टॉलमेंट installment method. फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और इसको बोलते सर हैं। हाँ जी बोलो।
सर ये क्लास कब खत्म करोगे? मेरी 9 बजे क्लास है। 5-7 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली मैं इसको परसों शुरू करूंगा, बस ये नाम बता के मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ। ये 2 ऑप्शंस होते हैं हमारे सिलेबस में, ये दोनों ऑप्शंस हैं, मुझे दोनों ऑप्शंस के क्वेश्चंस कराने हैं। अगली क्लास से शुरू करूंगा, तब तक कोशिश करूंगा कि आज ही अभी मैं पीडीएफ उसको भेज दूं फोटोस्टेट वाले को, तो वो अगर कल तक मुझे देता है तो मैं कल ही आप लोगों से बोलूंगा मेरे से हार्ड कॉपी ले लेना इसकी, ठीक है? ओके सर, तो रिकॉर्डिंग डाल दोगे ना? मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आपने अगर इसको लीव करना है क्लास को तो कर लो लीव, कोई दिक्कत नहीं। बस अब मैं कुछ और बता नहीं रहा, बस नाम बताऊंगा, ठीक है? ओके सर। तो मेरे पहले मेथड का नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, क्योंकि इसके अंदर हम फिक्स है कि 10-10 हजार का डेबिटेशन हर साल चार्ज करेंगे, इसलिए इसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं, राइट? यस सर। और ऑप्शन बी के अंदर डेप्रिसिएशन पहले साल कितना है? 10,000, दूसरे साल? 9,000, तीसरे साल? 8,100। यानी कि डेप्रिसिएशन कम होता जा रहा है ना हर साल। यस सर। यस सर। तो इस वाले मेथड को बोलते हैं रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। डेप्रिसिएशन की अमाउंट रिड्यूस होती जा रही है एवरी ईयर, ओके? सेकंड नेम, यस सर। सेकंड नेम इसका है स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM बोलते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन मेथड। ज्यादातर आप मेरे मुंह से यही नाम सुनोगे, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। तीसरा नाम इसी का तीसरा नाम लिख रहा हूं पहले, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट इसलिए कहते हैं कि हम इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। तो हम हर साल 1 लाख का ही 10% लगाएंगे, तो वो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हो गया, ठीक है? यस सर। और इसको स्ट्रेट लाइन मेथड इसलिए कहते हैं कि मैथमेटिक्स में सीधी एक लाइन डालते हैं, तो इसका मतलब है इसमें सीधा सीधा 10,000 चार्ज करते रहो, तो उसको स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं। वैसे स्ट्रेट लाइन मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है, तो इस यस सर। कॉन्सेप्ट का स्ट्रेट लाइन से कोई ऐसे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट बस एक नाम रख दिया गया कि इसमें सीधा सीधा 10,000 जो है वो काटते रहो, तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड कहलाएगा, ठीक है? तो ये तो थे इसके 3 नाम। अब ऑप्शन बी का एक नाम तो मैंने आपको लिख के दिया, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। एक नाम है इसका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू, WDV। इसका मतलब यह है 1 लाख में से 10,000 काटा, क्या वैल्यू लिखी? 90,000।
इसको बोलेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब डेप्रिसिएशन कटने के बाद वाली वैल्यू, उसको रिटर्न डाउन वैल्यू कहते हैं। कितनी है? 90,000। तो वो कह रहे हैं कि अगला डेप्रिसिएशन 90,000 के ऊपर कैलकुलेट होगा, तो इसलिए इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं, कि अगला डेप्रिसिएशन माइनस वाली वैल्यू पे लगेगा। समझ रहे हो? यस सर। मैं आपसे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उसमें यही दो नाम यूज करूंगा, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी कि सबसे ज्यादा नाम यही वाले बुक्स में दिए जाते हैं। वैसे नाम तो कुछ भी लिख सकता है टीचर, मेथड दो ही होते हैं जो आपको मैंने समझाया ऊपर। बैठ गए दिमाग में मेथड? यस सर। यस सर। बाकी Yes, लोग? sir. निकिता? सर निकिता से पूछ रहा हूं मैं, निकिता क्लियर हुआ या निकिता है नहीं है? सर नहीं है। अच्छा, उसने रीजॉइन ही नहीं किया। सर अरे एक ना, डाउट है। हाँ हाँ बोलो। सर एक वर्ड का मीनिंग पूछना था। बोलो। सर डिबेंचर्स। बताता हूँ, एक मिनट में इसका तीसरा नाम लिख दूं फिर बताता हूँ। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसको तीसरा नाम है इसका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग का मतलब भी होता है डिक्रीज, यानी कि जो डिक्रीज करके बैलेंस आएगा उसके ऊपर अगला डेफिनेशन लगेगा। मतलब पहला डेफिनेशन 1,00,000 पे लग गया, फिर अगला 90,000 पे लग गया, फिर अगला 81,000 पे लग गया, फिर अगला 72,900 पे लग गया। तो इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। समझ में आया? यस सर। लेकिन मैं आपसे हमेशा जब भी मेथड बोलूंगा मैं हमेशा ये नाम बोलूंगा, ठीक है? तो आप समझ जाना कि ये वाला मेथड ये वाला है और ये वाला मेथड ये वाला है। ओके, यस क्लियर है सर। बात? यस सर। गौरीश, खुशी, क्लियर हो गया? यस Yes, सर। sir. दिव्यांश? यस सर। ठीक है। अब आपने पूछा डिवेंचर। डिवेंचर इज अ लोन टेकन बाय अ कंपनी फ्रॉम पब्लिक। मतलब मैंने तो बहुत सिंपल शब्दों में बात बोली, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि एक कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है, वो पब्लिक से लोन लेती है, तो बदले में पब्लिक को डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू कर देती है, यानी कि रिटर्न में लिख के दे देती है कि हम आपसे इतना लोन ले रहे हैं, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रहे हैं, या इस पे ले रहे हैं, या इस पे ले रहे हैं, तो उसके आगे लिख देते हैं 9% डिवेंचर। अगर मैंने 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया है पब्लिक से, तो मैंने उन्हें 9% डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू किया होगा। तो बेसिकली Okay, sir. डिवेंचर जैसे एक कॉन्सेप्ट है शेयर्स, उसी तरह का कॉन्सेप्ट है डिवेंचर। तो जब मैं किसी को ये बोलता हूं शेयर क्या होता है, तो शेयर, मुझे स्टूडेंट कहते हैं कि कंपनी की कैपिटल को, कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, 1,00,000 रुपए, कंपनी की कैपिटल 1,00,000 रुपए है सपोज, और मैंने उसको 10-10 रुपए के यूनिट में डिवाइड कर लिया, तो
10,000 यूनिट्स आ गए ऑफ 10 रुपीज ईच, तो उसको बोलते हैं 1 शेयर ऑफ 10 रुपीज। एक 10 रुपए का शेयर है और ऐसे ऐसे 10,000 शेयर है, समझ गए? यस सर। तो उसी तरह डिबेंचर को भी कंपनी इसी तरह करती है।